आप सभी का यूलर डिजिटल क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th टर्म 2 केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मॉडल सेट 5 यानी लास्ट वाले मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। सेट 5 है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, क्लास 12, टोटल मार्क्स 35 है और ये आपके 1.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है। इंस्ट्रक्शंस आपको पता है। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है जिनमें से 5 आपको सॉल्व करने हैं, सारे 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन हैं जो 3 मार्क्स के हैं और आपको 5 सॉल्व करने हैं। सेक्शन 3 में आपके टोटल 5 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 3 सॉल्व करने हैं और वो 5 मार्क्स के हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें पहला लिखा हुआ मिलता है, A reaction is of first order with respect to A and second order with respect to B. Write the differential rate equation. कोई रिएक्शन है जो ए के प्रति प्रथम कोटि और बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। तो ए के प्रति प्रथम कोटि है और बी के प्रति द्वितीय कोटि की है, तो हम लोग रेट लिख सकते हैं रेट इक्वल की ए का पावर कितना, ए के पावर पे 1 कारण फर्स्ट ऑर्डर का है, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का है, बी का पावर 2 लिख दिया। ये हो गया मेरा रेट एक्सप्रेशन। इसी को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो आपको पता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है रेगुलरली। तो इसका कंसंट्रेशन अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल के पावर 1 तो वही है डी स्क्वायर। तो ये हम लोग कहेंगे कि ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। रेट इक्वल माइनस डी आर बाई डी टी, या फिर जो हमें डेटा गिवन है कि ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का है, तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल के ए के कंसेंट्रेशन का पावर 1, बी के कंसेंट्रेशन का पावर 2। नेक्स्ट, वाई इज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अधिशोषण हमेशा ऊष्माक्षेपी क्यों होता है? आपको पता है जब एडजॉर्प्शन होता है, जब अधिशोषण होता है तो यहां पे आकर गैस चिपकता है। गैस चिपकता है यानी कि आप कह सकते हैं कि जब एडजॉर्प्शन होता है तो नया एट्रैक्शन फोर्सेस अराइज करता है, नए आकर्षण बलों का निर्माण होता है। और आकर्षण बलों का निर्माण जब कभी भी होगा तो यहां से ऊष्मा निकलेगी, यानी कि यहां से आपका जो हीट है या फिर एनर्जी है वो आपका यहां से रिलीज होगा, जिसके कारण एडजॉर्प्शन हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। रिपीट करते हैं, जब कभी भी एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल और सॉलिड सरफेस या फिर लिक्विड के बीच में एट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण। और जब कभी भी एट्रैक्शन आकर्षण होता है तो यहाँ पे हमेशा ऊर्जा या ऊष्मा में कमी आती है, जिसके कारण ये हमेशा ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। CuNH3 होल 6Cl3 में Cu की उप सहसंयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है लिगेंड्स ने कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर रखा है। तो आपको पता है NH3 आपका लिगेंड है, और NH3 कैसा लिगेंड है, तो NH3 इज ए यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड यानी एक दंतुर लिगेंड है। और यूनिडेंटेड लिगेंड है यानी कि ये कितना बॉन्ड बनाएगा, ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। केवल लिगेंड के बॉन्ड को काउंट करना है। ये तो काउंटर आया ना, बाहर वाला है। ये कितना बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड बनाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इक्वल 1 इंटू 6, यानी कि आप बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितने का है, तो ये 6 का है। नेक्स्ट, राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COOH, ये स्ट्रक्चर। आपको पता है जब कभी भी इनका नाम लिखा जाता है तो COOH वाले कार्बन को हमेशा 1 नंबर दिया जाता है। तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 कार्बन का नाम पेंट, जिसमें 3 पे इन है और COOH के लिए लगाते हैं ओइक एसिड। हिंदी में अगर लिखा जाए तो पेंट 3 इनोइक अम्ल, इनोइक अम्ल।
तो ये हो गया नाम आपका इस यौगिक का। आइए नेक्स्ट, आरएनए में उपस्थित शर्करा का नाम लिखे। राइट द नेम ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए। ये तो सबको पता है कि आरएनए में राइबोज होता है, हिंदी में स या राइबोस होता है। राइट द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? तो टेफ्लॉन का मोनोमर है CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। टेफ्लॉन का ही एक दूसरा नाम पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। तो वहां वो नाम अगर आप याद रखें तो आपको मोनोमर याद रहेगा। जैसे पॉलीथीन का इथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड का विनाइल क्लोराइड। तो पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन अगर आपने याद रखा है टेफ्लॉन का नाम, तो इसी से मोनोमर याद आप रख सकते हैं। पॉली को हटाकर टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये इसका मोनोमर होता है। डेटोल के मुख्य अवयव के नाम लिखें। डेटोल के मेन जो कंपोनेंट है वो दो है, क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिन्योल। स्ट्रक्चर का जरूरत तो है नहीं, लेकिन तब भी अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। टर्पिन्योल, ये आपका क्या है? तो टर्पिन्योल है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिन्योल का। तो आपको तो नाम केवल बताना है, तो आप बस याद रखें क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिन्योल इसके कंपोनेंट है, यानी कि इन दोनों के मिलने से आपका डेटोल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया हम लोग सेक्शन बी पे। हमें बताना है मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट को कैसे करके, या क्या क्या फैक्टर्स हैं, कारक है जो इसे प्रभावित करते हैं। तो कारक जो हैं, ये पहला आप बता सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकर्मकों की सांद्रता, सेकंड आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स या रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकर्मकों की प्रकृति, थर्ड आता है टेम्परेचर, तापमान, चौथा आता है कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, और लास्ट आता है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, विकिरण का प्रभाव। ये 5 फैक्टर्स है जो इन्हें अफेक्ट करते हैं। अगर बेसिक डिस्कस करें तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। रिएक्टिंग स्पीसीज का नेचर, अगर आपस में हाईली रिएक्टिव है तो जल्दी रिएक्शन होगा, अगर लेस रिएक्टिव है तो कम आपका रिएक्शन का रेट होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से यूजुअली मैक्सिमम रिएक्शन का रेट तो आपका बढ़ता ही है, और वो एक फैक्ट भी है कि 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स हो जाता है। कैटलिस्ट के बारे में भी आप जानते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए डाला जाता है। रेडिएशन का भी यही काम है कि रेडिएशन वगैरह रिएक्शन को, या फिर कहीं डिसोसिएशन वगैरह होना है तो उसमें हेल्प करता है। तो ये आपका फैक्टर्स हो गए जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वाटर इमल्सन्स। वाटर इमल्सन्स, द कोलाइडल सोल in which dispersed phase
एज वेल एज dispersion medium are both liquids. डिस्पर्स्ड फेज यानी परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था, माफ कीजिएगा, और डिस्पर्सन मीडियम यानी कि परिक्षेपण माध्यम, अगर ये दोनों ही लिक्विड हों और इनके मिलने से कोई भी कोलाइडल सोल बन रहा है तब आप कहिएगा कि ये मेरा इमल्सन है। रिपीट करते हैं, दो द्रवों के कोलाइडी विलियन को ही इमल्सन कहा जाता है, द कोलाइडल सोल ऑफ टू लिक्विड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके टाइप्स बताइए। तो टाइप्स हैं, दो टाइप होता है, एक होता है ऑयल इन वाटर जिसे हम लोग OW टाइप कहते हैं, हिंदी में जल में तेल प्रकार, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है वाटर इन ऑयल टाइप, WO टाइप, या हिंदी में तेल में जल प्रकार। ध्यान से, ऑयल इन वाटर टाइप किसे कहेंगे, या बोलने के तरीके में ही ऑयल इन वाटर, यानी कि आप कह सकते हैं वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है, इसमें आप ऑयल लाकर मिला रहे हैं, यानी कि मेरा डिस्पर्सन मीडियम जो है वो मेरा वाटर है, और ऑयल अगर मेरा डिस्पर्स्ड फेज हो, अगर डिस्पर्स्ड फेज मेरा ऑयल हो और डिस्पर्सन मीडियम अगर मेरा वाटर है, तब मैं कहेंगे कि ये मेरा क्या है, तो ये मेरा पहला टाइप है, OW टाइप है। इसके एग्जाम्पल में आता है मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, मिल्क दूध, वैनिशिंग क्रीम तो वैनिशिंग क्रीम ही कहते हैं। सेकंड, इसके एग्जांपल में सेकंड वाला जो टाइप आपको दिख रहा है वाटर इन ऑयल, यानी कि तेल में जल प्रकार, तेल में जल मिला रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑयल का क्वांटिटी ज्यादा है, यानी कि ऑयल जो है वो मेरा डिस्पर्सन मीडियम है, और वाटर जो है ये मेरा क्या है, डिस्पर्स फेज है, इसको हम लोग यहां लाकर मिलाने वाले हैं। और इसके एग्जाम्पल्स में क्या है, तो इसके एग्जाम्पल में आता है जैसे कोड लीवर ऑयल, कोल्ड क्रीम, ये सारे इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो हमने पढ़ा इमल्सन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इनके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनका आपको आईपीएससी नाम लिखना है, मैंने इन्हें सेपरेट करके रखा है। तो फर्स्ट आते हैं जो हमें नाम लिखना है, क्रोमियम NH3 Cl3। आपको भी पता है नाम लिखने के लिए क्या करना होता है, नाम जब हम लोग लिखने जाते हैं तो नाम लिखने के लिए पहले लिगेंड्स के नाम को लिखते हैं। तो लिगेंड्स में ये एमिन, ये क्लोरिडो, तो एमिन ए से है, ये पहले लिखाएगा। तो एमिन कितने बार, 3 बार, तो ट्राई एमाइन, फिर से ट्राई, Cl के लिए क्लोरिडो, और क्रोमियम, और आप जानते हैं एंड में इसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखा जाता है, यानी कि पहले हमें तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होगा। क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इक्वल X। मैंने पिछले भी मॉडल सेट में कहा था आपको चार्जेस याद करने होंगे। अमोनिया का चार्ज होता है 0, क्लोराइड आयन का चार्ज होता है -1, और सब का सम निकालेंगे, जोड़ेंगे तो 0 आएगा। x - 3 = 0, सो x इक्वल आ गया +3। तो बस इसे ही यहाँ रोमन में लिख दे तो ये इसका नाम बन जाएगा। यानी कि ये जो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है उपसंयोजक यौगिक है, इसका नाम है टेट्रा एमाइन ट्राई क्लोरिडो क्रोमियम। हिंदी में लिखें तो ट्राई एमिन ट्राई क्लोरिडो क्रोमियम, और ब्रैकेट पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन पे लिखना है। ये हो गया मेरा यौगिक का नाम। आइए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। हमें इसका जब नाम लिखना है तो पहले तो हमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इक्वल X। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 × 2, निकेल का X
साइनाइड आयन का आपको पता है -1 और 4 टाइम्स। 2 + x - 4 = 0, x - 2 = 0, x इक्वल हो गया +2। पिछले वाले में था कि पिछले वाले में सिंगल केवल ब्रैकेट ही था, आगे पीछे कोई भी काउंटर आयन नहीं लगा हुआ था। अभी में तो काउंटर आयन बाहर से है, पोटेशियम बाहर से लगा हुआ है। और आप जानते हैं जो पहले आता है इसके नाम को पहले लिखते हैं, कारण वो केटायन को रिप्रेजेंट करता है, धनायन को। तो K2 के लिए पोटेशियम, और इनका जब नाम लिखने जाएंगे तो 4 बार है टेट्रा साइनो। और आप जानते हैं अगर जब कभी भी कॉम्प्लेक्स यानी संकुल अगर बाईं ओर आता है, सॉरी दाईं ओर यानी कि नेगेटिव साइड में आता है, तो फिर इसके नाम का लास्ट में एट वगैरह जोड़ दिया जाता है, जिससे कि नाम निकेल से ये निकलेट में बदल जाता है। तो टेट्रा साइनो निकलेट। और इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2। इसी से अगर इसका नाम लिखा जाए, इंग्लिश पे लिख देते हैं पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट निकेल, और ब्रैकेट पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हमने कितना लिख दिया, तो हमने 2 लिख दिया। तो ये हो गया, इसका नाम है पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट। नेक्स्ट, इसके नाम को लिखने के लिए प्लेटिनम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt इक्वल x, क्लोरीन का -1 2 बार, En का 0 2 बार, नाइट्रेट का -1 और 2 बार, -2 0। आप यहां से सॉल्व करें तो हमको मिल गया +4। इसका जब नाम लिखने जाए तो अब की बार आपको दिख रहा है कि मेरा ब्रैकेट वाला पोर्शन यानी कॉम्प्लेक्स तो पहले आया है, यानी कि ये मेरा केटायन है और नाइट्रेट जो है वो मेरा एनायन है। तो इसका नाम लिखने के लिए पहले लिगेंड क्लोरिडो C से एथिलीन E से, तो पहले क्लोरिडो कितने बार, 2 बार, डाई क्लोरिडो, ये आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का, इसके लिए इस पे 2 बार आया है तो डाई ना लगा के 20 ट्रिस लगाया जाता है, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, तो 20। अगर आईपीएसी नाम लिखेंगे तो एथेन 1,2 डाइएमीन, और अगर जनरल बेसिक नाम लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे तो एथिलीन डाइएमीन। अब जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, एथिलीन डाइएमाइन। प्लेटिनम, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये मेरा सेकंड साइड था इसलिए निकल से निकलेट बन गया था। यहाँ पे वो सिंगल था, न्यूट्रल था, तो भी चेंज कुछ नहीं करना है। और अब की बार में केटायन साइड है इसलिए इसके नाम में कोई चेंज नहीं करना है, प्लेटिनम का ये प्लेटिनम ही रहेगा। ब्रैकेट पे इसको ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में, और लास्ट में NO3 के लिए नाइट्रेट। हिंदी पे अगर इसे लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोरिडो 20 एथिलीन डाइएमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। ये है हमारे यौगिक का नाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ब्यूटेन 1,3 डायोल। हमें स्टार्ट करना है एथेनॉल से, एथेनॉल CH3CHO, और इससे हमें बनाना या कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 1,3 डायोल पे, ब्यूटेन 1,3 डायोल, 1 पे भी ओल और 3 पे भी ओल, ये हमें लाना है। तो अगर आपको दिख रहा है तो आप बता सकते हैं कि अगर हमें कार्बन भी इंक्रीज करना है और क्या करना है, बाई फंक्शनल कंपाउंड भी बनाना है, तो एल्डिहाइड से स्टार्ट करके सबसे अच्छा मेथड होगा कि हम लोग पहले यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन अप्लाई करें। एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट एल्कलीज से, रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। जिनको एल्डोल नहीं पता है वो एक बार देख लें।
एल्डोल में ऐसा कोई भी एल्डिहाइड और ऐसा कोई भी कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन यहां चला जाता है जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है आपका CH3, ये CH है, एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन यहां आ गया तो यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे रह गया CH2 CHO। ये आ गया मेरा एल्डोल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट। अब ये जब आपका बन गया, अब हमें देखना है कि अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या चेंज करना है। प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो 3 नंबर पे OH तो है ही, इसे हमें प्राइमरी अल्कोहल पे कन्वर्ट करना है। और आप जानते हैं एल्डिहाइड को अगर प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप इसका रिडक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन कर दीजिए LiAlH4 वगैरह से, तो एल्डिहाइड जो है वो मेरा क्या में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड है, हमें फिर से एथेनॉल से ही स्टार्ट करना है और बनाना क्या है, हमें बनाना है ब्यूट-2 इनेल। ब्यूट-2 इनेल, फिर से ब्यूट-2 इनेल यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये हमें फॉर्म करना है। तो ये हमें फॉर्म करना है तो फिर से हमें दिख रहा है बाई फंक्शनल कंपाउंड अगर बनाना है तो पहले एल्डोल बनाया जाए। तो एल्डोल कंडेंसेशन फिर से हम लोगों ने अप्लाई किया, डाइल्यूट NaOH BaOH होल टू कुछ भी पे, तो ये बन गया CH3 CHOH CH2 CHO। हमने रिएक्शन पढ़ रखा है, जब कभी भी एल्डोल प्रोडक्ट को डाइल्यूट एसिड्स के साथ हीट किया जाता है तो यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स या कीटोन मिलते हैं। तो इनको डाइल्यूट कुछ भी H2SO4 वगैरह के साथ में अगर हीट करें तो यहां से एलिमिनेशन होगा। यहाँ ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहां से H चला जाएगा, यहां से OH चला जाएगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये मेरा प्रोडक्ट बन जाने वाला है, जो मेरा रिक्वायरमेंट है, जो हमें बनाना है। थर्ड है ब्यूट-2 इनोइक एसिड। ये जब आपका बन गया, इसी को हमें COOH में कन्वर्ट करना है। यहां तक तो अभी हम लोग आएंगे ही। CH3 CHO CH3 CHOH CH2 CHO, डाइल्यूट एसिड्स एनी एसिड के साथ हीट कर दिए, ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। और इसके बाद हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो हमें पता है ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो मेरा रिक्वायरमेंट है ये CHO से ये किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, एल्डिहाइड का इजीली आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMnO4 K2Cr2O7 और इवन विथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलेंस रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर, फैलिंग सॉल्यूशन से भी आप इसका ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमने ऑक्सीडेशन कर दिया तो CHO कन्वर्ट हो गया है, रेस्ट पार्ट सेम रह गया, CHO ऑक्सीडाइज हो गया COOH में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस क्या है, हिंदी में रेशेदार और आपका क्या है तो गोलिकाकार या गोलीय प्रोटीन में अंतर बताना है। तो इनमें अंतर बताना है तो एक फिगर से आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, एक तो स्ट्रक्चरल ही डिफरेंस है। तो सबसे पहला आपको अगर स्ट्रक्चर दिखे तो आपको दिख रहा है कि जो फाइब्रस प्रोटीन होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थ्रेड लाइक धागा जैसा स्ट्रेट स्ट्रक्चर का होता है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन में होता है जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ये आपस में कोई क्या कहते हैं कॉइलिंग, आपस में कॉइल होके ये स्फेरिकल शेप अगर फॉर्म करते हैं तो इससे कहिएगा कि ये आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है। और भी कुछ अगर डिफरेंस लिखने को हो, फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फाइब्रस प्रोटीन में जो आपके पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके आपस में जुड़कर लंबे जो चेन आपकी बन रही है ये थ्रेड लाइक धागे जैसा अगर स्ट्रक्चर बना रहा है तब में ये आपका रेशेदार या फिर फाइब्रस है। अगर स्फेरिकल शेप बना रहा है, गोल जैसा स्ट्रक्चर कुछ बना रहा है, तब में कहेंगे कि ये मेरा क्या है, तो ये मेरा गोलिकाकार या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन है। और भी डिफरेंसेस में, फाइब्रस इज इनसॉल्युबल इन वाटर but the globular is soluble in water.
जैसा हमने बताया फाइब्रस जो होता है ये आपका क्या है, तो ये लीनियर पॉलीमर है। फाइब्रस प्रोटीन्स आर लीनियर पॉलीमर, रेखिक पॉलीमर है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। और कुछ एग्जांपल्स अगर कहना हो तो फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल में आता है कीरेटिन जो बाल में नाखून में पाया जाता है, मायोसिन जो आपके मसल्स में पाया जाता है। ग्लोबुलर के एग्जांपल्स में है, ग्लोबुलर के एग्जांपल पे आता है एल्बुमिन जो दूध अंडे में पाया जाता है, इंसुलिन इसके एग्जांपल पे है। तो हम लोगों ने डिफरेंस समझा, बेसिक सा जो डिफरेंस है वो इसके स्ट्रक्चर का है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मोनोमर्स ऑफ डेक्रोन। डेक्रोन के मोनोमर्स क्या क्या है, तो डेक्रोन यानी कि टेरिलिन, और टेरिलिन के मोनोमर्स है एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरथेलिक एसिड। नेक्स्ट पे है व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, गिव टू एग्जांपल्स। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट ये हमारे पिछले क्लास या पिछले मॉडल सेट के भी डिस्कशन में आया था। ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो लैब में बना है, ये आपका चीनी जैसा, चीनी जैसा आपका मीठा होगा, लेकिन ये आपका न्यूट्रिशन वैल्यू में जीरो होगा। जैसे आपको पता है ज्यादा चीनी खाने से, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने से ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है। चीनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इससे आपका क्या होता है, डायबिटीज होता है। इन सब से बचने के लिए जो हम लोग के एड वगैरह में आता है, एडवर्टीजमेंट में, शुगर फ्री वगैरह वगैरह, इन्हें ही हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स कहते हैं। केमिकल सब्सटेंसेज which are taste like sugar but have zero nutrition value। इनमें कोई भी आपका न्यूट्रिशन नहीं है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट और जो भी है प्रोटीन विटामिन कुछ इससे नहीं मिलने वाला, ये बस आपके टेस्ट को मीठा करने के काम आते हैं। तो इन्हें कहिएगा कि ये आपके आर्टिफिशियल, कारण आपको पता है चीनी, ग्लूकोज ये सब तो नेचर में मिलता है, तो इन्हें कहिएगा कि ये आपके क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स है। इनके एग्जाम्पल सुक्रालोज है, सेक्रिन है, एलिटेम है, एस्पार्टेम वगैरह है। तो कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर नाम को मार्क किया जाए तो आप देखिए, ये है आपका सेक्रिन, ये आपका क्या है, तो ये आपका सुक्रालोज है। ये सारे जो है ये आपके आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं। आर्टिफिशियली ये खाने के सब्सटेंसेस को मीठे करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। How much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value? रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, 1/16th होने का टाइम बताना है। तो लेट द इनिशियल कंसेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता हम लोगों ने मान लिया इक्वल आर नोट। तो आफ्टर टाइम टी अभी का जो कंसेंट्रेशन है वो आपको जो क्वेश्चन पे गिवन है इनिशियल कंसेंट्रेशन का 1/16th है। तो आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है टी का वैल्यू। आपको पता है अकॉर्डिंग टू के टी कंसेंट्रेशन, इन सब का रिलेशन कहाँ आता है, या फिर ये सब का जो आपका रिलेशन ये एग्जिस्ट कहाँ करता है। तो आपको पता है ये एग्जिस्ट करता है किस पे, ये एग्जिस्ट करता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बड़ा फेमस फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, के टी इक्वल
KT इक्वल 2.303 log R naught by R. R means after time T concentration of reactant. K है 60, T 2.303 log R naught. R naught ही रहने दें, R पे लिख सकते हैं R naught डिवाइडेड बाई 16. ये कैंसिल 16 हो गया, ऊपर आ जाएगा 2.303 बाई 60 इंटू log 16. log 16 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.2 अप्रोक्स कुछ होता है, वो तो आपको एग्जाम में log का वैल्यू गिवन रहेगा, उसे आप यहाँ रखकर इसे सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. और टाइम का जो यूनिट होगा वो आप इसे देखकर बता सकते हैं कि सेकंड में आने वाला है. तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें टाइम बताना है जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1/16 हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन के. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. इनका आपको स्ट्रक्चर बनाना है और एक आप देख लीजिए फर्स्ट और फिफ्थ तो सेम ही है, तो ये वाले को रहने दिया जाए. हम लोग फर्स्ट वाले के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं. चलिए जितना इसी बोर्ड पे या इसी पे आ जाए. तो फर्स्ट है हम लोग जेनोन हेक्साफ्लोराइड. जेनोन हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जेनोन हेक्साफ्लोराइड में अगर आप जाएंगे तो इस पे 6 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है. तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, इस पे कहीं पे लोन पेयर होगा. तो ये हो गया आपका XeF6 का स्ट्रक्चर, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल. सेकंड ICl3. देखिए पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप पहले रफली पता कर लीजिए कि अगर कोई स्पेशल कंपाउंड नहीं है तो पता कर लीजिए कितने बॉन्ड पेयर्स हैं. तो 3 क्लोरीन अगर बॉन्ड बनाएगा भी तो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी कि 2 लोन पेयर रह गया. तो 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसी का स्ट्रक्चर टी शेप होता है. ICl और यहाँ लोन पेयर और यहाँ लोन पेयर. तो ये बन गया आपका ICl3 का स्ट्रक्चर, जो आपको दिख रहा होगा कि ये कैसा है, ये टी शेप है. नेक्स्ट है SF6. SF6 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन से 1 शेयर कर लेगा. तो आप बता सकते हैं 6 बॉन्ड पेयर्स, और सल्फर पे तो कोई लोन पेयर बचा नहीं, यानी कि आपको 6 बॉन्ड पेयर्स और 0 लोन पेयर का स्ट्रक्चर बनाना है. 6 का स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल. ये रेगुलर ज्योमेट्री वाला ना, वो तो डिस्टोर्टेड था XeF6 वाला. तो ये बन गया हमारा SF6. नेक्स्ट क्या है? IF5. क्या हम लोग दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एकदम कर सकते हैं. आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन एक एक करके अगर बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, 5 शेयर हो जाएगा, एक जोड़ा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा आपका बच जाएगा. तो हमें स्ट्रक्चर बनाना है 5-1 का. तो 5-1 का जो स्ट्रक्चर होता है, और इस मेथड से जो आप बता रहे हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करके, इसे ही VSEPR थ्योरी कहा जाता है. तो 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, और इसके स्ट्रक्चर को कहा जाता है, ये स्क्वायर पिरामिडल है. तो स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है किसका? तो ये IF5 का होता है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है अमोनोलाइसिस. अमोनोलाइसिस जब कभी भी हेलो अल्केन, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लो, को रिएक्ट कराते हैं एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया से एट ए सील्ड ट्यूब, टेम्परेचर 383 केल्विन पे. तो यहाँ से Br रिप्लेस हो जाता है, H रिप्लेस हो जाता है, और ये जाके कंबाइन हो जाता है C2H5NH2. और इसे ही प्रोसेस को अमोनोलाइसिस कहते हैं. द रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन एटम ऑफ एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड विथ NH2 ग्रुप इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस. ये रिएक्शन यहाँ ये आपका रुकने वाला नहीं है, ये आगे और भी कंटिन्यू किया जा सकता है. अगर मान लीजिए आपका हेलो अल्केन का क्वांटिटी ज्यादा है तो ये फिर से रिएक्ट करेगा,
फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा C2H5 से, तो C2H5 दो बार हो जाएंगे। फिर से अगर रिएक्ट करेगा तो C2H5Br फिर से रिएक्ट करने वाला है, तो और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको याद रखना है अमोनोलाइसिस से क्या मिलता है, तो अमोनोलाइसिस से प्राइमरी एमाइन भी मिलता है, सेकेंडरी भी मिलता है और साथ साथ में टर्सरी भी मिलता है। और एक केस आपको पता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है इससे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अमोनियम सॉल्ट बना सकता है। तो और एक को अपने में ऐड कर लिया तो C2H5 होल 4 N Br माइनस, तो ये बन गया आपका अमोनियम सॉल्ट। अभी में हमें समझना अमोनोलाइसिस क्या है। हेलो अल्केन के अणु में से अगर हेलोजन एटम यानी क्लोरीन ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा NH2 से, तब हम लोग कहेंगे कि ये मेरा क्या है, ये मेरा अमोनोलाइसिस है। सेकेंड नंबर लिखा हुआ है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस का खासियत ऐसा है कि ये हमारे सिलेबस में, जो हमें जैक बोर्ड ने 2022 में रिड्यूस किया है सिलेबस, वहां पे ये सिलेबस से हटा दिया गया है। मैंने सिलेबस का भी कट लगा के रखा है, आप देखिए। यूनिट है एमाइन, एमाइन में क्या क्या टॉपिक सिलेक्टेड और क्या क्या डिलीटेड पोर्शन है। तो आपको यहां दिख रहा होगा कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस हमें पढ़ना नहीं है। चलिए ये जूम करके भी मैं दिखा देता हूँ। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ये हमें सिलेबस पे नहीं पढ़ना है, तो इस पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। पहले से ही आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे कंटेंट हैं, तो हम लोग इसे स्किप कर देते हैं। तो हम लोग आते हैं थर्ड पे, एसिलेशन पे। एसिलेशन क्या है? एसिलेशन जनरली हम लोग बेंजीन में पढ़ते हैं 11th में। क्लास 12th में हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, तो एसिलेशन हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहल्स में, फिनोल्स में, एमाइंस में हमें एसिलेशन पढ़ना है, तो हम लोग अल्कोहल के लिए पढ़ लेते हैं। ये अल्कोहल है। अल्कोहल को अगर हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं एसिड क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो आपको पता है यहां से Cl और यहां से H आपका एलिमिनेट हो जाता है और ये दोनों आपके कंबाइन हो जाते हैं, जिससे एस्टर फॉर्म करता है। और इसे ही हम लोग प्रोसेस को एसिलेशन कहते हैं। एसिलेशन केवल एसिड क्लोराइड से नहीं, एसिलेशन एसिड एनहाइड्राइड से भी पॉसिबल है। यहां पे भी रिएक्शन वही है, यहां से H रिप्लेस हो जाएगा और वहां RCO आकर अगर कनेक्ट कर जाता है तो फिर कहिएगा ये एसिलेशन है। तो ये प्रोसेस को कहिएगा कि ये आपका एसिलेशन है। और अभी में एसिलेशन जो हमने डिस्कस किया है, ये हमने डिस्कस किया है अल्कोहल के लिए। अगर ये फिनोल होता तो यहाँ पे बेंजीन पे OH रहता, तो ये जो पार्ट होता है बेंजीन O यानी कि फिनोक्सी होता। अगर एनिलिन होता, सॉरी एमाइन होता, तो एमाइन होता तो H हट के NHR लग जाता। तो इसे ही हम लोग कहेंगे कि ये मेरा क्या है, एसिलेशन ऑफ एमाइंस होता। ये अभी मैं अल्कोहल के लिए मैंने एग्जाम्पल पे लिखा है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, हमें ये रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो पहला जो रिएक्शन हमें दिखता है CH3 CH2 है 3 टाइम्स CH2OH। हमें मतलब है ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं CrO3 से। तो हमें पता है ऑक्सीडेशन किया जाए अगर CrO3 से तो ये प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल पार्ट CHO में। सेकंड, बेंजीन आप इसे रिएक्ट करा रहे हैं C2H5 ClCO एनहाइड्रस AlCl3 CH2 पे। अभी में हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, एसिलेशन के बारे में। देखिए ये बेंजीन का एसिलेशन है, RCO ना, एल्काइल CO, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और ये जाके आपका कनेक्ट हो जाने वाला है CO और एक साइड पे C2H5। तो ये आपका हो गया बेंजीन का एसिलेशन। बना क्या, तो बना यहां से प्रोपायोनल
प्रोपाइनोफिनोन कहा जाता है। बेंजीन के ऊपर में अगर COC2H5 लगा हुआ है तो ये प्रोपाइनोफिनोन बन गया। थर्ड CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, जिंक मरकरी अमलगम है और साथ में HCl है। ये रिएक्शन कहलाता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में आपने पढ़ा है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनाइल पार्ट जो होता है वो मेथिलीन पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यही आपका कंपाउंड होगा, बस यहाँ पे CH2 पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट, ऐसा कुछ। ये है बेंजल्डिहाइड और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड NaOH से। अभी में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस किया था। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या पढ़ा? एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में कंबाइन होकर दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ये उसी का सेकंड केस है जिसे केनिजारो कहा जाता है। ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर हम लोग बॉन्ड पे लिखें तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन, और यहां देखिए इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं। तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन देगा? ये केनिजारो देगा। और केनिजारो रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। जब आप इसके साथ हीट कीजिएगा तो एक साइड पे ये ऑक्सीडाइज होके सोडियम सोल्ट बनाएगा या सोडियम बेंजोएट बनाएगा, और एक साइड पे रिड्यूस होके बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा। ये हो गया CH2OH। लास्ट हम लोग 5th नंबर पे हैं। ये है ब्रोमोबेंजीन, मेटा पे नाइट्रो भी है, मैग्नीशियम से रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो आपको पता है जब कभी भी ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया जाए तो मैग्नीशियम यहां आकर कंबाइन हो जाता है और यहां पे आ जाता है MgBr, और ये हो गया NO2। और इससे बना गया, तो इससे बना एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो नाम अगर बताना हो तो आप बता सकते हैं, मेटा पे नाइट्रो और ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो ये हमारा कंपाउंड फॉर्म करता है। आइए इसके बाद के हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे हैं। क्वेश्चन है हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड। विटामिन को क्लासिफाई कैसे करते हैं, पहले इस पे ही आते हैं। तो विटामिन को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, घुलने पे, विलेयता के हिसाब से हम लोग इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। दो टाइप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक को कहा जाता है वाटर सोलुबल विटामिन, वाटर सोलुबल विटामिन, और एक को कहा जाता है फैट सोलुबल विटामिन। वाटर सोलुबल विटामिन कहने का मतलब है जल में विलय विटामिन, और फैट यानी वसा में विलय या तेल में विलय। तो जल में विलय विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में विलय विटामिन है विटामिन बी तथा सी, और फैट में सोलुबल विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये जो विटामिन है ये आपके फैट में सोलुबल है। तो ऐसे करके हम लोग इन्हें दो पार्ट पे बांट सकते हैं। हमें हर टाइप का दो दो एग्जाम्पल बताना है। हमने दो दो, वाटर सोलुबल तो दो ही हैं तो बी एंड सी लिख ही दिया है। फैट सोलुबल आपके 4 हो गए, ए, डी, ई एंड के। जो भी विटामिन वाटर में सोलुबल होगा वो वाटर सोलुबल है, जो फैट में सोलुबल होगा वो फैट सोलुबल है। ये रहे एग्जाम्पल। लास्ट पे आपको लिखा हुआ है विटामिन ए तथा विटामिन सी के दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज बताइए। विटामिन ए के बारे में आप जानते हैं, जितनी भी पीली सब्जियां होती हैं, चाहे वो आपका गाजर हो, चाहे वो आपका टमाटर हो, इन सब में भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। और विटामिन सी जितने भी साइट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फल जितने भी हैं, नींबू, संतरा, आंवला, ये सब में जो है ये आपका विटामिन सी मिलता है। तो एक पिक्चर है, आप यहां से देखकर याद रख सकते हैं। विटामिन ए मेनली किन में मिलता है? तो विटामिन ए कैरोट्स, ये तो फेमस है, गाजर खाने से
जो आपको पता है इनके डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखने में दिक्कत होती है, रतौंधी जिसे कहा जाता है, वो आपका नहीं होता है। फिर है डेयरी प्रोडक्ट, चीज वगैरह में मिलता है, मछली में मिलता है, ये आपका पीला पपीते में मिलता है, ब्रोकली में है, अंडे में है। और विटामिन सी जितने खट्टे फल हैं, प्राइमरली तो खट्टे फल, तो संतरा, नींबू, टमाटर, और ये अलग से आप याद रख सकते हैं, जैसे ब्रोकली दोनों में कॉमन हो गया, पेपर्स, यानी कि आपका क्या हो गया, इसे कहते हैं शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरीज, ये सब में आपका विटामिन सी पाया जाता है। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 मॉडल सेट 5 टर्म 2 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों ने टर्म 1 ये मॉडल सेट 1 से लेके 5 तक को कंप्लीट कर लिया है। मैं फिर से अपने बात को दोहराता हूँ कि मैं इन सब को वीडियो के, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरा जो मैंने कंटेंट लिखा है बोर्ड पे एज ए पीडीएफ के फॉर्म पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू आप सभी को, और मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। आप क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है 24 से आपका स्टार्ट हो रहा है, उस पर आप अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू।